और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया और साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि दीपक बैज को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। भूपेश बघेल ने इस पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक पोस्ट के माध्यम से चरणदास महंत को बधाई दी है। और आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस के शासनकाल में चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 2023 में उन्होंने शक्ति विधानसभा से चुनाव जीता है। बीजेपी के किलावन साहू को उन्होंने 12,395 वोटों से हराया। चरणदास महंत की राजनीतिक करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा से हुई थी, जब वे 1980 में पहली बार विधायक बने थे। 1993 से 1998 के बीच वे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए। चरणदास महंत 2006 से 2008 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद साल 2009 में वे 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। चरणदास महंत ने मनमोहन सिंह सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 23 सितंबर 2009 को उन्हें संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कोरबा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। 2018 में पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। साल 2018 में ही उन्हें राज्य की शक्ति विधानसभा सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैं सबसे पहले हमारी नेता सोनिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राहुल जी ने विश्वास किया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और संजय जी, माकन जी ने जो यहाँ आकर के सबका राय लिया और शायद उन सब ने ऐसा सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि भार उठा सकता हूँ। फिर हमारे वेणुगोपाल जी जो प्रशासन के महामंत्री हैं, सब ने मुझ पर संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जो इच्छा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक बार पार्टी हमारी बिखर गई फिर से, उसको एक साथ जोड़ के चलें और कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले साल में, आने वाले 5 साल बाद भले ही सही, कांग्रेस को फिर यहाँ ला के खड़ा करें, कांग्रेस सरकार बनाएं। ये उनकी इच्छा है। उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी ताकत से सभी साथियों को लेकर के चल के साथ उनके हम उसको पूरा करेंगे और हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी में हार के बाद से हाहाकार है। कांग्रेस में क्लेश कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता हार के बाद भी अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। कई पूर्व विधायकों ने दिल्ली कूच कर दिया। हार के बाद कांग्रेस में हड़कंप है। सिर फुटव्वल की नौबत है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। पूर्व एमएलए और कांग्रेस से निकाले गए नेता विनय जायसवाल ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वेणुगोपाल से विधायकों के टिकट काटे जाने पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि वेणुगोपाल ने बोला कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एआईसीसी का सर्वे नहीं होने दिया। केसी वेणुगोपाल जी से आज हमने पूरे पूर्व विधायकों के साथ एक डेलीगेशन मिला और उनसे छत्तीसगढ़ में जो करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके संबंध में अपनी बातों को रखा, अपने बिंदु को रखा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो दिल्ली का जो सर्वे थे, आईसीसी का सर्वे था, उसको ही वहाँ के जो रणनीतिकार थे उन्होंने नहीं होने दिया। ये वेणुगोपाल जी ने हम लोगों को बताया। आदरणीय वेणुगोपाल सर से हम लोगों ने मिलकर जब बताया कि सर वहाँ छत्तीसगढ़ में हार का सबसे बहुत बड़ा कारण था जो 22 विधायकों की टिकट काट दी गई और वो सीटें आपके हाथ से भाजपा के पास चली गई और हमको ये लोगों को ये बताया गया कि आप लोगों के सर्वे में रिपोर्ट सही नहीं आया है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री ने हार को लेकर कुमारी शैलजा और दीपक बैज को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं पर निशाना साधते हुए चिट्ठी में लिखा
कि जो हार के कारणों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं के साथ चुपचाप मीटिंग कर ली गई। नेता प्रतिपक्ष चयन की औपचारिकता भी आप लोगों ने पूरी कर ली। दिल्ली के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन का हब और मौज मस्ती का केंद्र बन गया है। पार्टी के मंच में एक समीक्षा बैठक की बात कही है और निश्चित तौर पर ये जो बात मैंने कही है, पार्टी का आम कार्यकर्ता जो सोच रहा है, पार्टी का आम कार्यकर्ता जिस पीड़ा से गुजर रहा है, जिस आक्रोश को झेल रहा है और जो उसके मन में चल रहा है, वही बात मैंने कही है पत्र के माध्यम से। और ये समीक्षा बैठक काफी पहले हो जानी थी। लोगों को इस बात का भी रोष है कि आपने दिल्ली में बैठक कर ली, क्या बातें हुई, क्या तथ्य हुआ, बगैर कोई कार्यकर्ता के मन की बात जाने आपने वहां क्या तथ्य प्रस्तुत कर दिया। निश्चित तौर पर बैठक यहाँ होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, फिर एक कंक्लूजन निकाल के एक हल निकलना। तो हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मची हुई है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ पूर्व विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर शिकायत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे और डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। दरअसल मंत्रिमंडल गठन को लेकर शीर्ष नेताओं से चर्चा करनी है और नेताओं से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है और इसके बारे में जानकारी और आगे विस्तारपूर्वक दी जाएगी। गठन जब किया जाएगा उसमें किन नेताओं को जगह, किन चेहरों को जगह मिल सकती है, इसके बारे में भी डिटेल्स आगे आपको देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, दोनों ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, बैठक करेंगे, आलाकमान से चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल के गठन के बारे में जानकारी जो भी आगे ताज़ा अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कल दिल्ली में एक बैठक हो सकती है और इस बैठक में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा में शामिल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के विवेकानंद सरोवर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ और इन विकास रथों के जरिए आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने का है और इस मौके पर पीएम मोदी ने योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और योजना पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा पीएम मोदी का प्रयास है, ऐसी उनकी सोच है। कि 2014 से लेकर 5 साल तक गरीब मन के खातिर काम हुई। मकान दे के काम, गैस सिलेंडर दे के काम, बिजली पहुंचाए के काम, खाता खोले के काम, ये सारा काम हुई। सांसद बता रही और आप हम देखे हो कि हमारे प्रधानमंत्री कोरोना जैसे महामारी में भी कैसे हमारे ये देश की जनता के रक्षा करी से पहली बार हुई कि हमारे देश में ही 9 महीना में 2 टन कोविड वैक्सीन के इजाद करके 200 करोड़ से ज्यादा डोज हमारे भारतवासी मन के दे के इतना ही नहीं, पहली बार ये हो इसकी 100 देश से ज्यादा देश ला हमारे प्रधानमंत्री जी कोविड के वैक्सीन भी भेजी। 80 करोड़ गरीब मनला 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अतिरिक्त राशन दे के काम और अब ये गरीब कल्याण अन्न योजना के अवधि और बढ़ गए है, 2028 तक 5 साल और बढ़ा दे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वर्चुअली शुरुआत की। इस यात्रा का आगाज विभिन्न जिलों से किया गया और बलरामपुर के आरागाही हाई स्कूल मैदान, दुर्ग के बोरसी क्षेत्र के मैदान से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल भी प्रमुख रूप से शामिल हुए। वहीं जांजगीर चांपा में मुख्य अतिथि सांसद गुहाराम अजगले और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने भी रिबन काटकर इसकी शुरुआत की। इसके अलावा मुंगेली में गांधी मैदान में जरहा गांव में आयोजन किया गया, जिसमें मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले,
कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद रहे। और इधर डिप्टी सीएम बनने के बाद अरुण साव पहली बार बिलासपुर पहुंचे। डिप्टी सीएम अरुण साव सड़क मार्ग से रायपुर से बिलासपुर पहुंचे। जगह जगह फूलों से उनका भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्ववर्ती सरकार की बिजली बिल हाफ योजना पर कहा कि पूर्व की सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। तो वहीं कवर्धा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी हजारों की संख्या में जनता ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पीएससी घोटाला मामले की जांच का फैसला अगली कैबिनेट की बैठक में होगा। पूर्व सरकार की जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा होगी। घपला घोटाला वाली योजनाओं को बंद किया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित समय पर कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसका निर्णय अगली कैबिनेट में होगा। आप अगली कैबिनेट तक प्रतीक्षा कर लें। बिजली हाफ की जो योजना है वो बंद हो जाएगी क्या? कौन सी योजना? बिजली हाफ बंद हो जाएगा। बिजली हाफ नहीं होगा। आप खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए 21 आईईडी बरामद किए। आपको बता दें कि नक्सलियों ने इन आईईडी को पेड़ की छांव में लगाया हुआ था और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आज दिनांक 16 दिसंबर को नवीन स्थापित कैंप पालनार से बीडीएस बीजापुर की एवं बीडीएस सीआरपीएफ 222 की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जिसका उद्देश्य पालनार से सावनार के मध्य निर्माणाधीन सड़क का डिमाइनिंग का कार्य करना था। डिमाइनिंग की कार्रवाई में कुल 21 आईडी बरामद किए गए हैं। ये सब दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सर्च के दौरान माओवादी बुधू मंडावी को गिरफ्तार किया। दरअसल तोड़मा मंगनार पहाड़ी पर घेराबंदी कर मंडावी को जवानों ने धर दबोचा। मंडावी कई वारदातों को अंजाम देता रहा है और कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहा है और इसके पास से भारी मात्रा में नक्सली पोस्टर्स भी बरामद किए गए। कांकेर में एक निजी स्कूल के हॉस्टल से 3 छात्राएं गायब हो गईं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस नाबालिग छात्राओं की तलाश में जुट गई है। दरअसल जानकारी मिली कि 2 छात्राओं को उत्तर प्रदेश के झांसी से अब तक बरामद कर भी लिया गया। वहीं तीसरी छात्रा के बारे में पुलिस ने कहा है कि जल्द ही उसकी भी तलाश कर ली जाएगी। और रायगढ़ जिला अस्पताल परिसर शराबियों का अड्डा बन गया है। यहां पर बियर की बोतल, खाली शराब की बोतलें आसपास देखने को मिल जा रही हैं। अस्पताल में सुरक्षा में लापरवाही भरपूर देखी जा रही है और साथ ही साथ लोग भी शराब पीते आसपास दिख जाते हैं। अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं और गंदगी को लेकर चर्चा में है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंडावी ने अपनी गलती स्वीकार की और अस्पताल की सुरक्षा और गंदगी की व्यवस्था को जल्द सुधारने का आश्वासन भी दिया है। आपने जो दृश्य दिखाया है वहाँ पे पर्याप्त रात्रि के समय में लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी संज्ञान लेता हूँ कि मतलब वास्तव में जो आपने दृश्य दिखाई है तो वो उसी पार्ट का है जो मर्चुरी के पीछे लगा हुआ है। और खबर धमतरी से, जहां सेहवा से निकलने वाली महानदी के पास के रेत का अवैध खनन किया जा रहा है और प्रशासन ने सिर्फ 4 खदानों को ही खनन की इजाजत दी है, जबकि यहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां 4 की इजाजत है और 30 खदानों का संचालन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक संपदा का तो दोहन हो ही रहा है, राजस्व को भी चपत लगाई जा रही है।
कुलियारी से लेकर जो है दोनार बारना तक जो है करीब 1 दर्जन से अधिक रेत खदान संचालित है, जिनमें जो है गिने चुने 2 से 3 खदान ही जिला जो है ओकर जो निविदा है वो अभी है। बाकी जितना भी रेत खदान है ओकर जो टेंडर के समय है समाप्त हो चुके हैं। पूरा जो है अंधाधुंध दबंगई के साथ जो है अवैध रेत उत्खनन चला थे। अभी अवैध रेत उत्खनन जो है खनिज विभाग के संरक्षण भी कह सकते हो, जब वो बार बार जो है खनिज विभाग ला जो है वहाँ जाके अवगत कराया जाते है कि यहाँ 2 चेन माउंटेन मशीन लगे हैं, वहाँ जो है 3 चेन माउंटेन मशीन लगे हैं। कई से खदान है जहाँ 4 चेन माउंटेन से जो है रेत के उत्खनन करे जाते हैं। ओकर बाद खनिज अधिकारी के द्वारा जो बोले जाते कि यहाँ अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिली हम वहाँ कार्रवाई करबो, लेकिन कार्रवाई जो है 0 सन्नाटा है, जेकर वजह से आए दिन जो है रेत उत्खनन होते, दिन और रात रेत उत्खनन होते हैं, जेकर से सड़क जर्जर हो गए। इंस्पेक्टर जाएगा, चेक करेगा, उसका जो भी कार्रवाई है अवगत करा दी जाएगी। एक जो है कुरुद विकास खंड है जहाँ अभी जो उस दिन सूत्रों से जानकारी मिला कि वहाँ 2 गुटों के बीच जो है इस मैटर में जानकारी प्राप्त है। मेघा पुल के पास से जो है 4 चेन माउंटेन लगा है, उसका मैं खुद फुटेज बनाया हूँ, मेरे पास है, सभी खदानों का फुटेज है और वो फुटेज कोई फर्जी नहीं है। मैं वहाँ उपस्थित होकर पिटोसी मार के खबर बनाया हूँ। क्या उस फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेंगे आप सर? हमारा इंस्पेक्टर जाएगा, फुटेज का देखेंगे, उसका जो भी कार्रवाई करेगी रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, उसके बाद आपको अवगत करा दी जाएगी। धमतरी जिला जहां से महानदी निकलती है और इस महानदी से रेत भी बड़े पैमाने पर निकलता है। धमतरी जिले में फिलहाल सिर्फ 4 खदानें हैं जिन्हें स्वीकृति मिली हुई है। उसके अलावा बाकी खदानों पर अभी प्रतिबंध है, उन्हें अनुमति नहीं मिली। लेकिन मेरी दाईं तरफ देखिए, ये महानदी है और यहाँ पर खुलेआम ट्रैक्टर से रेत की निकासी देखी जा सकती है। लगभग 12 से 13 ट्रैक्टर अभी नज़र में, जो जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है हमको दिखाई दे पा रहा है। ऐसे ही आगे जहाँ तक नदी में रास्ता है ट्रैक्टर जाने का, वहाँ खुलेआम ट्रैक्टर से, हाईवा से, मशीनों से रेत की निकासी जा रही है। खनिज विभाग इन तमाम सवालों पर और आरोपों पर साफ बचकर निकलने की कोशिश करता है कि हमारे अधिकारी जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उदाहरण खनिज विभाग ने पेश नहीं किया जिससे ये लगे कि वो सिंसियर हैं और इस अवैध खदान को, अवैध खुदाई, अवैध परिवहन, सब कुछ अवैध है, इसे रोकने में कोई भी प्रयास करने की कोशिश की गई हो। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना खुलेआम कैसे चल सकता है? क्या रेत माफिया, रेत के अवैध कारोबारी सरकार पर और सिस्टम पर इतने हावी हैं कि इन्हें रोका नहीं जा सकता, या फिर खनिज विभाग खुद इनसे साठगांठ करके खुद अपनी जेब भर? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने चाहिए। देखना होगा छत्तीसगढ़ की नई सरकार धमतरी के इस रेत के अवैध परिवहन को, अवैध कारोबार को रोकने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में कितना बड़ा योगदान है ये कोई भूल नहीं सकता। वो 7 नंबर की जर्सी के साथ मैदान में उतरते थे, लेकिन अब कोई भी खिलाड़ी उनकी 7 नंबर की जर्सी को पहन नहीं पाएगा। क्यों? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मैदान में 7 नंबर की जर्सी के क्या मायने हैं, ये बयां करना मुश्किल है। इस जर्सी के साथ क्रिकेट फैंस के इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस जर्सी के साथ भारतीय क्रिकेट की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि 7 नंबर की जर्सी भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की है और जब वो ये जर्सी पहने मैदान में उतरकर टीम इंडिया की अगुवाई करते थे, विरोधी टीम के हौसले पस्त हो जाते थे। भारतीय क्रिकेट को चलाने वाली बीसीसीआई ने अब 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए खेलता है वो 7 नंबर की जर्सी नहीं ले पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी वो आईपीएल खेलते हैं और चेन्नई टीम की अगुवाई करते हैं। धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कई ट्रॉफियां दिलाई हैं, जिसमें 2 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शामिल है। अब धोनी के योगदान को देखते हुए बीसीसीआई ने उनकी 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को इसके बारे में बता दिया है। बीसीसीआई के फैसले से टीम इंडिया के खिलाड़ियों के विकल्प सीमित हो गए हैं। आईसीसी खिलाड़ियों को 1 और 100 के बीच कोई नंबर चुनने की अनुमति देता है, लेकिन वर्तमान में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए लगभग 60 नंबर चिन्हित हैं।
अगर कोई खिलाड़ी 1 साल के लिए भी टीम से बाहर हो तो उसका नंबर नए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। इसलिए जो टीम में डेब्यू करता है उसके पास चुनने के लिए 30 नंबर ही होते हैं। उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, इसकी सराहना करनी चाहिए। आज भी फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की मैदान पर कमी खलती है। धोनी की अगुवाई में भारत ने साल 2007 में T20 और साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके साथ ही साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी का भी अहम स्थान है। जब वो 7 नंबर की जर्सी के साथ मैच खेलने उतरते थे तो फैंस को जीत का भरोसा रहता था। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे, 98 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 4,876, वनडे में 10,773 तो वहीं T20 मैचों में 1,617 रन बनाए हैं। धोनी के नाम 634 कैच और 195 स्टैंपिंग भी है। इससे पहले साल 2017 में सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया था। इसलिए कोई भी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी के साथ नहीं दिखता। अब 7 नंबर की जर्सी भी कभी नहीं दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारती ने साल 2023 का सेवा सम्मान पुरस्कार दिया है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ और परोपकार की भावना से मानव सेवा करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। सेवा सम्मान के तहत सेवा भूषण पुरस्कार यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी के मैनेजिंग डायरेक्टर उपासना अरोड़ा को दिया गया। इसके अलावा JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल को सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। सेवा भारती की ओर से मानव सेवा करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रोत्साहन ऐसे ही मानव सेवा में तत्पर रहने के लिए, इसी तरह से मानवीय सेवा में तत्परता को प्रेरणा बनाकर लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि यहां सेवा सम्मान के तहत सेवा भूषण पुरस्कार यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी की मैनेजिंग डायरेक्टर उपासना अरोड़ा को दिया गया। इसके अलावा JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल को सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला जारी है।